भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में कुवैत एक महत्वपूर्ण बायलैटरल विजिट के लिए गए हैं। कुवैत भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस विजिट के क्या मायने हैं, इस चीज़ की चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हम कुवैत को समझना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि भारत की पूरी विदेश नीति जो वेस्ट एशिया का रीजन है उसके साथ अभी तक कैसी रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वेस्ट एशिया के अन्य देश हैं जिसमें कुवैत एक महत्वपूर्ण देश है, ये सारे देश अभी तक जब भारत इनको एक नज़रिए से देखता था तो वो केवल और केवल तेल के नज़रिए से देखता था। हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहता था कि इस इलाके के पास बहुत सारा तेल है, ये तेल का व्यापार भारत से करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस तेल के व्यापार के थ्रू वो भारत की आर्थिक परिस्थिति में भारत की मदद करना चाहते हैं। इसके साथ साथ 1970-1980 के दशक से बहुत सारे भारतीय नागरिक जो उस समय वेस्ट एशिया के देशों में जाने लगे, वहाँ पर जाकर अलग अलग प्रकार के ऑयल रिफाइनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारत के नागरिकों ने वहाँ पर काम भी चालू किया। अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की विदेश नीति अभी तक जब तक वेस्ट एशिया को देखती थी तो उसके लिए वेस्ट एशिया सिर्फ दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता था। सबसे पहला पॉइंट होता था कि किस तरीके से वेस्ट एशिया हमें तेल का व्यापार करके हमारे साथ तेल का एंगेजमेंट करता रहेगा, और दूसरा कि किस तरीके से भारत उन नागरिकों के जो भारत से गए हैं वेस्ट एशिया के अन्य देशों में, उनके पास जाकर उनके वेलफेयर के मेजर्स को वो ले पाए। लेकिन पिछले लगभग 10 से 12 सालों से अगर हम चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से ऑब्जर्व करें तो एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट सामने ये आता है कि भारत ने इस पुरानी सोच को जो वेस्ट एशिया के साथ थी उसको बदलने की कोशिश की है। भारत आज की डेट में वेस्ट एशिया को 3 अलग अलग में इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स के तहत देखता है। सबसे पहला ड्राइवर है कि किस तरीके से एक वेस्ट एशिया जो कि एक इकोनॉमिकली प्रैग्मेटिक ग्रुप है देशों का, वो भारत के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत अब जब वेस्ट एशिया की नज़र को देखता है या उसकी तरफ देखता है तो उसके लिए अब सिर्फ तेल का व्यापार नहीं बल्कि तेल के व्यापार के बियॉन्ड भारत की आर्थिक परिस्थिति में वेस्ट एशिया किस तरीके से मदद कर पाएगा उसको जानने की कोशिश करता है। दूसरा, आज की डेट में वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं और भारत जो है, इन सब के शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इन सिक्योरिटी कंसर्न्स को भारत किस तरीके से कैपिटलाइज कर पाए, ये आज की डेट में भारत उस चीज़ को देखता है। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत ये प्रायोरिटाइज करता है कि वो पॉलिटिकल विजिट्स करके वेस्ट एशिया के अंदर एक ऐसा नरेटिव क्रिएट करे कि भारत वेस्ट एशिया को अब एक हल्के तरीके से और सिर्फ एक व्यापार के नज़रिए से नहीं देखता। ये चीज़ 2 पॉइंट से प्रूव होती है। पहला कि 2014 से लेकर 2024 तक अगर हम बायलैटरल विजिट्स भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से वेस्ट एशिया के अन्य देशों में देखें तो आज जो काउंट है वो है 20 से अधिक बायलैटरल विजिट्स। आप खुद सोच के देखिए कि एक ऐसा इलाका विश्व का जो वेस्ट एशिया है, यदि प्रधानमंत्री की तरफ से वहाँ पर 20 प्रकार के अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में विजिट्स हुई, इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए पॉलिटिकल वेट अटैच करना वेस्ट एशिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि आर्थिक लेवल पर आज की डेट में इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म एक ड्राइवर है, उसको समझने के लिए आपके सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है वो भारत में लगभग इस मोमेंट पर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, अगर उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट भारत में देखें तो वो फिगर है लगभग $75 बिलियन का। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि $100 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, $175 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत की आर्थिक ग्रोथ के लिए आज अगर आ रहा है तो वो वेस्ट एशिया के 2 बड़े खिलाड़ियों से आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर नैरेटिव को दिमाग में रखते हुए अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कुवैत हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जब हम कुवैत को प्लेस करते हैं तो कुवैत के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के हैं। कुवैत जो है हमेशा से, आप जान के बड़ा आश्चर्यजनक होगा आपको कि एक हमेशा से बड़ा एंटरप्राइजिंग और ट्रेड ओरिएंटेड देश रहा है। ये कुवैत की एक खासियत है। बाकी अन्य मिडल ईस्ट के जितने देश थे उन देशों में प्रॉब्लम एक ये रही है कि वो सारे देश अक्सर जब भी किसी प्रकार की विदेश नीति करते थे तो वो विदेश नीति में केवल तेल की खरीद फरोख्त के बेसिस पे ही विदेश नीति को बनाते थे। लेकिन
इन कॉन्टेक्स्ट्स में कुवैत एक हमेशा से अलग से शाइनिंग स्टार रहा मिडल ईस्ट का, क्योंकि कुवैत के लोग जो थे वो सिर्फ ऑयल यानी कि सिर्फ तेल का व्यापार नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशंस के बिजनेस को भी एक्सप्लोर करते थे। ये एक वैल्यू है जो भारत और कुवैत को पहली बात तो जोड़ती है, क्योंकि भारत के अंदर भी जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों में जब जाते हैं या दूसरे देशों के साथ जब एंगेज करते हैं तो किसी यूनी डायमेंशनल यानी कि किसी एक स्पेसिफिक आइटम पे फोकस नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग लेके जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुवैत के लोग बाहर के देशों में आकर टूरिज्म करना पसंद करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि कुवैत के लोगों के बारे में अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि उनके लिए नंबर 1 टूरिज्म डेस्टिनेशन हमेशा से भारत रहा है। जबकि अगर हम अन्य वेस्ट एशिया के देशों को देखें, जैसे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो गया या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया या कतर हो गया, इन देशों के अक्सर जितने भी नागरिक हैं वो यूरोप और या फिर अमेरिका जैसे देशों में टूरिज्म के लिए जाते हैं। लेकिन कुवैत ने पहली बात तो हमेशा से भारत को प्रायोरिटाइज किया। आपको जानकर एक बड़ा पॉइंट अच्छा भी लगेगा कि जो बड़ा अनसेड सा पॉइंट जो मीडिया हमें नहीं बताती वो ये है कि अल सबा फैमिली जो है, इस अल सबा फैमिली जो कि रॉयल फैमिली है कुवैत की, उनका भारत से लगाव इस प्रकार का है कि मुंबई में मरीन ड्राइव के इलाके में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, समुद्र के सामने सी फेसिंग प्रॉपर्टी अल सबा कोर्ट के नाम से, ये अल सबा फैमिली की प्रॉपर्टी है। और आप सोचिए कि जो उस समय से लेके आज तक अल सबा फैमिली जो कुवैत को रूल कर रही है, इस कुवैत की रॉयल फैमिली के लोग अक्सर मुंबई आकर इस अल सबा कोर्ट में जो कि मरीन ड्राइव पर स्थित है इस मोमेंट पे भी, वहाँ पर आकर अपना लेजर समय बिताते हैं। इससे ये चीज़ भी प्रूव होती है कि भारत को वो किस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जब हम भारत और कुवैत की बात करते हैं तो भारत और कुवैत के रिश्तों में एक बार एक समस्या भी आई थी। समस्या ये आई थी कि 1990 उस साल में इराक जो सद्दाम हुसैन के कंट्रोल में था, उसने बेसिकली कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इस कुवैत के इन्वेजन के बाद भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा सा सदमा लग गया था। सदमा ये हुआ कि हमारा उस समय 1990 में इराक से बड़ा गहरा रिश्ता था। सद्दाम हुसैन भारत के बड़े प्रतीक और भारत के हमेशा अनुकूल नीतियां मनाता था और सद्दाम हुसैन हमेशा ये इंश्योर करता था कि भारत को जितने भी तेल की आवश्यकता है इराक उसको पूरा करेगा। लेकिन क्योंकि हम उस समय तेल का खरीद फरोख्त सिर्फ सद्दाम हुसैन के इराक से नहीं बल्कि हम कुवैत से भी लेते थे, 1990 में दिक्कत ये आई कि जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया, उसके इन्वेजन के बाद भारत की विदेश नीति कुछ लड़खड़ा गई। भारत को समझ नहीं आया कि अब हम इराक को और सद्दाम हुसैन के इस इन्वेजन और आक्रमण को कुवैत के ऊपर कंडेम करें या ना करें। कंडेम करेंगे तो सद्दाम हुसैन निराश होगा, नहीं करेंगे कुवैत निराश होगा। तो ये जो सदमा भारत की विदेश नीति में उस समय लगा, इस सदमे की वजह से भारत और कुवैत के बीच के रिश्ते थोड़े टाइम के लिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे चले गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल लेवल पर 1990 के बाद भारत और कुवैत के रिश्ते पॉजिटिव तरीके से फ्लरिश नहीं भी कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और कुवैत के बीच कोई रिश्ते एक्सप्लोर ही नहीं हो पाए। आपको जान के अच्छा लगेगा और आश्चर्यजनक भी लगेगा कि एक लेवल पर अगर मान लीजिए पॉलिटिकल लेवल पर 1990 के बाद से लेकर भारत और कुवैत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इसके सिवाय दूसरे सारे डायमेंशंस थे जिसमें भारत और कुवैत एक्सेल कर रहे थे। यानी कि जैसा एक डायमेंशन टूरिज्म था, कुवैत के लोगों ने भारत में टूरिज्म फिर भी बंद नहीं करा। दूसरी बात, बहुत सारे भारतीय नागरिक कुवैत में जाकर बसने भी लगे थे और कुवैत में बसकर रहकर वहाँ पर काम भी कर रहे थे। आज इस समय की परिस्थिति ये है कि आप सोचिए कि कुवैत में जो भारतीय नागरिक हैं उनकी मात्रा कुवैत की 21% पॉपुलेशन के बराबर है। 21% पॉपुलेशन ऑफ कुवैत इज एक्चुअली द इंडियन एक्सपैट पॉपुलेशन। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ये एक पैरेलल लेवल पर फैक्टर चलता रहा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इसके बावजूद जितने भी इंडियन एक्सपैट्स जो थे, जो कि भारत के नागरिक बेसिकली कुवैत जाकर रह रहे थे, बस के वहाँ पर काम कर रहे थे, वो कुवैत से भारत में फॉरेन रेमिटेंस भी भेज रहे थे। आज की परिस्थिति ये है कि कुवैत से जो फॉरेन रेमिटेंस आता है भारत के अंदर, वो लगभग $6 बिलियन के बराबर का है। और कुवैत आज की डेट में पूरे भारत के अंदर आने वाले रेमिटेंस के 5% रेमिटेंस के बराबर का रेमिटेंस प्रोवाइड करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि 1990 से भारत और कुवैत के बीच में ये समस्या आई कि जब वो सद्दाम हुसैन का इशू हुआ
उस सद्दाम हुसैन के इशू के बाद, क्योंकि जब भारत ने उसको कंडेम नहीं किया तो चाहे पॉलिटिकल लेवल पर रिश्ते एक डीप फ्रीज में चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, रेमिटेंस था, टूरिज्म था, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इस चीज़ को अब अंडू करने के लिए, खास करके ये जो पॉलिटिकल लेवल पर रिश्ते डीप फ्रीज में चले गए थे, इसको अंडू करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की हाल ही में ये विजिट अब इस कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश अब ये की गई कि जो रिश्ते डीप फ्रीज में पड़े हुए थे पॉलिटिकल लेवल पर, उस पॉलिटिकल डीप फ्रीज से निकालकर उसको जो है उजागर किया जाए, ताकि जो बाकी लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप भारत और कुवैत के बीच में चल रही है, उन बाकी लेयर्स को अब जो है डेवलप किया जाए अलोंग विद पॉलिटिकल रिलेशनशिप। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के प्रधानमंत्री लगभग 4 दशकों के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री भारत के हैं जिन्होंने जाकर कुवैत को विजिट करी। आप सोच के देखिए कि कुवैत दिल्ली से केवल 4 घंटे दूर है, लेकिन एक प्रधानमंत्री को पिछले 40 साल में भी किसी को समय नहीं मिला कुवैत जाने का। लेकिन ये चीज़ अब हुई रेक्टिफाई। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। कुवैत और भारत एक दूसरे के साथ इस मोमेंट पर बहुत सारे अब नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रहा है। अब ये डायमेंशंस जो एक्सप्लोर हो रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की विजिट के बाद, आपको एक चीज़ समझनी है कि इन डायमेंशंस का की ड्राइवर क्या है। सबसे पहला की ड्राइवर है कि जब भारत के प्रधानमंत्री खुद जाकर कुवैत गए और कुवैत जाकर उनको ये बात बोली कि देखिए जो रिश्ते डीप फ्रीज में पड़े थे पॉलिटिकल लेवल पर, अब उसको बाहर निकालते हैं, जो पॉलिटिकल लेवल पर गिले शिकवे थे उनको दूर करते हैं, क्योंकि बाकी सारे लेयर्स पे काम चल रहा है, रेमिटेंस के लेवल पर, आपके तेल के खरीद फरोख्त के लेवल पर, और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे भारत के नागरिक आपके यहाँ पर 21% पॉपुलेशन के बराबर हैं, उनके लेवल पर। तो आइए इन सारों को लीवरेज करते हुए पॉलिटिकल गिले शिकवे दूर करके एक नया चैप्टर खोलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नया चैप्टर खुला। दूसरी बात, इस समय कुवैत के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम, एक मूवमेंट चल रही है, और वो मूवमेंट जो है वो अल सबा फैमिली चला रही है, और इस मूवमेंट का कोर प्रिंसिपल है न्यू कुवैत। आज की डेट में भारत जो कि एक न्यू इंडिया के क्रिएशन पे लगा हुआ है, आज की डेट में भारत जो एक विकसित भारत बनना चाहता है 2047 तक, आज ये विकसित भारत 2047 और साथ ही में न्यू कुवैत, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा अमेलगमेशन है। इस अमेलगमेशन को आज की डेट में हमें इस नज़रिए से देखना है कि ये एक कॉमन वैल्यू है जो अब दोनों देशों को बाइंड कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी जब भारत के प्रधानमंत्री कुवैत में हैं, उन्होंने कुवैत में जाकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर चर्चा करी। सबसे पहले उन्होंने ये बात बोली कि कुवैत इस समय एक चीज़ जान चुका है, कुवैत को अब ये पता है कि वो सिर्फ तेल के खरीद फरोख्त से अपने जीवन को आगे नहीं चला सकता, क्योंकि तेल के खरीद फरोख्त से उसका जीवन अब आगे नहीं बढ़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है? इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है कि आज सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें तो कुवैत ने भारत को ये बात बोली है कि हम तेल से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और डाइवर्सिफाई करके हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में आना चाहते हैं। भारत इस समय क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल लेवल पर चैंपियन बन रहा है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई, हाइड्रोजन सेल के ऊपर काम चालू किया, हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा दिया। इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस विजिट के दौरान कुवैत को ये बात समझाई कि देखिए आपके पास कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, ये आपका एक सोवरिन वेल्थ फंड है। आप इस कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के सोवरिन वेल्थ फंड को यूटिलाइज कीजिए भारत के इन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भारत के साथ जुड़ने के लिए। इससे 2 फायदे होंगे। विश्व तौर पर आपकी एक ग्लोबल इमेज बनेगी कि कुवैत पहली बात तो ऑयल से डाइवर्सिफाई करके क्लीन एनर्जी में जा रहा है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए भारत के साथ मिलकर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के सोवरिन वेल्थ फंड के तहत भारत के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस पैसे के तहत भारत जो क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को चला पाएगा, इससे ये क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो पूरा का पूरा विश्व तौर पर ग्लोबल साउथ है, जिसका भारत आज की डेट में एक स्पोक्स पर्सन कम लीडर है, ये सारे प्रोजेक्ट्स उन अन्य देशों को भी फायदेमंद होंगे। तो हमने कुवैत को जाकर ये बात समझाने की कोशिश करी कि आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी पूंजी यदि इन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भारत के साथ लगती है, तो ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ कुवैत के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंटली ये प्रोजेक्ट्स के तहत
ये प्रोजेक्ट्स जब हम दूसरे अन्य ग्लोबल साउथ के देशों के पास भी लेके जाएंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी उन देशों तक भी पहुंचेगी। तो आपके लिए भारत एक लॉन्च पैड है कि आप इस लॉन्च पैड के ऊपर बैठिए और अपने आप को लॉन्च करके दूसरे अन्य देशों के साथ भी एंगेज कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के लेवल पर भारत और कुवैत इस समय बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ मेल और मैच खाते हैं। अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत को यदि आप मैप में देखते हैं तो कुवैत एक बड़ा इस प्रकार का मैप में दिखता है कि उसका एक बॉर्डर है ईरान के साथ, एक बॉर्डर है इराक के साथ, एक बॉर्डर है उसका किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ। और अब आप एक चीज़ जानते हैं कि मिडल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया में ईरान सऊदी अरेबिया की बिल्कुल एक दूसरे से नहीं बनती। लेकिन अगर आप कुवैत को देखें, क्योंकि उसका लैंड बॉर्डर ईरान और साथ ही में उसका लैंड बॉर्डर सऊदी अरेबिया के साथ है, इन दोनों के साथ बॉर्डर होने के बावजूद भी कुवैत मात्र पूरे मिडल ईस्ट में एक ऐसा देश है जिसने दोनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे मेंटेन कर रखे हैं। ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही पॉइंट एक वैल्यू है जो कुवैत और भारत को जोड़ती है। ईरान और सऊदी अरेबिया की यदि एक दूसरे से नहीं बनती, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों से बनती है। कुवैत एक ऐसा देश है जिसकी सऊदी अरेबिया ईरान से दोनों से बनती है। तो कुवैत और भारत की जो सोच है इस पॉइंट पर मेल खाती है कि हम दोनों को ये बात पता है, आपसी मसले आप दोनों के बीच में कोई हों, हम दोनों से एंगेज करेंगे। तो ये एक पॉइंट इंडिया और कुवैत को बहुत क्लोजली बाइंड करता है। दूसरा, कुवैत हमेशा से ग्लोबल चैलेंजेस और खास करके जो रीजनल इश्यूज हैं उनमें एक मीडिएटर की पोजीशन हमेशा से लेके आया हुआ है। उदाहरण के तौर पर 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया में कतर के ऊपर एक ब्लॉकेड लगा दिया था। इस कतर के ऊपर के ब्लॉकेड को सपोर्ट उस समय जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी किया था। लेकिन यहाँ पर इस ब्लॉकेड को रिमूव करने के लिए अगर किसी देश ने रोल सबसे महत्वपूर्ण प्ले किया था तो वो रोल था कुवैत का। कुवैत ने कतर को, सऊदी अरेबिया को और साथ ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बिठाकर ये बात समझाई थी कि ब्लॉकेड करने से, इस प्रकार की हरकत करने से मिडल ईस्ट के पूरे रीजन का नाम खराब होता है। हमें इस रीजन को एक पीस टेम्पलेट देना है। आज की डेट में ये एक वैल्यू भारत के साथ जुड़ती है, क्योंकि आज जब भारत इसी तरीके से यही पीस की चर्चा जाकर यूक्रेन और रशिया के बीच में बोलता है कि दिस इज़ नॉट एन एरा फॉर वॉर, तो ये पॉइंट एक वैल्यू बन जाता है जो कुवैत भी स्टैंड करता है पीस और भारत भी स्टैंड करता है पीस। तीसरा पॉइंट जो आज की डेट में बाइंडर है इंडिया और कुवैत का, वो सबसे बड़ी बात यह है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है GCC, उस बॉडी के मेंबर होने के बावजूद भी कुवैत जो है अन्य शिया देशों के साथ रिश्ते भी अच्छे रखता है और इसके साथ साथ एक टॉलरेंट एटीट्यूड भी रखता है। समझने की कोशिश कीजिए, GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नाम की एक बॉडी है। ये बॉडी का गठन हुआ था ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद कि ईरानियन रेवोल्यूशन के आइडियाज़ बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में बेसिकली स्प्रेड हों। उसको रोकने के लिए ये GCC संगठन बना था। कुवैत GCC का भी हिस्सा है। GCC सऊदी अरेबिया लेड ग्रुप है, यानी कि GCC का लीडर सऊदी अरेबिया है और GCC के तहत सऊदी अरेबिया जो है अक्सर इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके दूसरे अन्य देशों में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उनके बारे में भी क्रिटिकल चर्चा करता है। एक उदाहरण देखिए, इजिप्ट में, मिस्री में एक गुट है जिस गुट का नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। सऊदी अरेबिया को हमेशा ये लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड बेसिकली सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। तो सऊदी अरेबिया GCC का प्रयोग करके किसी भी ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप का या संगठन का जो दूसरे देशों की अथॉरिटीज़ को चैलेंज करता है, उनको बेसिकली वो कंडेम करता है, उनके खिलाफ बात करता है। अब यहाँ पर कुवैत क्यों महत्वपूर्ण है? कुवैत के अंदर एक ग्रुप है और इस गुट का नाम है हदस। कुवैत के अंदर ये जो हदस नाम का ग्रुप है, ये कुवैत की सरकार और कुवैत खास करके जो रॉयल फैमिली अल सबा फैमिली है उसके साथ बहुत अच्छे विचार नहीं रखता। लेकिन यही फ़र्क है कि GCC का मेंबर सऊदी अरेबिया है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे के में और उसके खिलाफ अक्सर बातें करता है। लेकिन यही GCC के अंदर एक मेंबर है कुवैत, और कुवैत कहता है कि अगर हदस हमारे यहाँ पर हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा संगठन है तो हम इसको कंडेम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपकी सोच हमारे साथ नहीं मेल खाती तो आप रहिए सोसाइटी में, आप लोगों के प्रति अपने विचार को लाइए और अपने विचारों को लाकर अगर लगता है आपको कि लोग आपका समर्थन करेंगे
तो आप राजनीतिक लेवल पर एक मुहिम चलाकर राजनीतिक सत्ता को भी हासिल कीजिए। आज कुवैत के अंदर हदस जो है, जिसकी रॉयल फैमिली से नहीं बनती, लेकिन उसने लोगों के प्रतीक जाकर अपने व्यू पॉइंट को अल्फ सबा फैमिली के खिलाफ भी पोर्ट्रे कर कर आज कुवैत के अंदर सत्ता प्राप्त की है। सत्ताधारी एक दल है हदस। ये चीज़ इसलिए मैटर करती है क्योंकि यही फ़र्क है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का मुस्लिम ब्रदरहुड को लेके, कुवैत का हदस को लेके और भारत का भी। क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, ये जो डेमोक्रेसी है, जिसके तहत आज की डेट में कुवैत एक रॉयल फैमिली के कंट्रोल में होने के बाद भी एक डेमोक्रेटिकली ग्रुप हदस जैसे को, जिसका डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट को भी आज की डेट में वो समर्थन देने के लिए तैयार है और उसको कंडेम नहीं कर रहा है। ये एक स्पिरिट है जो भारत और कुवैत को फिर से जोड़ता है। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि भारत और कुवैत और कुछ नहीं तो कम से कम नेचुरल लेवल पर एक दूसरे के साथ बहुत सारे कॉमन वैल्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल लेवल पर जो रिलेशनशिप डीप फ्रीज में आ चुका था, इस बायलैटरल विजिट के बाद अब ये डीप फ्रीज से बाहर निकाला जा चुका है और अब भारत कुवैत के साथ एक नया चैप्टर लिखने के लिए तैयार है। और इस नए चैप्टर में कुछ नए डायमेंशंस, जिसमें से सबसे पहला डायमेंशन जिसके बारे में इस बार बायलैटरल मीटिंग में चर्चा हुई, वो था डिजिटाइजेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शंस। भारत की तरफ से आप देखेंगे कि आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर अंदर कुवैत यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को एक्सेप्ट करेगा और यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट करके, जिस तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूपीआई पेमेंट्स आज की डेट में एक्सेप्टेबल हैं, कुवैत अगला डेस्टिनेशन होने जा रहा है। दूसरा, भारत कुवैत की पूंजी को, उसके इन्वेस्टमेंट को क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लाकर कुवैत को बेसिकली भारत की तरफ से एक लॉन्च पैड देगा ताकि कुवैत जो है ग्लोबल साउथ के साथ एंगेज कर पाए। उसके फंड्स का दुरुपयोग नहीं बल्कि उसका सही प्रयोग होकर क्लीन एनर्जी में वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि इस मोमेंट पर भारत और कुवैत एक दूसरे से मिलकर एक डिफेंस लेवल पर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो पर्शियन गल्फ की हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जॉइंटनेस डेवलप कर पाएँ। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको इस पूरी विजिट का जो महत्व है वो अब पूरा क्लियर हो गया होगा और भारत किस प्रकार से कुवैत जैसे देश को देखता है वो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।